Hello, I am Tanvi and I'm currently studying in Gargi College and I'm doing my political science honors. Today, what I'm going to teach is Congress and restoration of challenges and restoration of Congress system. So इस चैप्टर में आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो ये वाले टॉपिक्स हैं. पहला है challenges of political secession. दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 और उसके बाद जो हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी. और फोर्थ हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा 1971 इलेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी. ये चार टॉपिक्स हम इस चैप्टर में आज कवर करेंगे. Starting with the first topic, which is challenges of political secession. So as we all know कि Jawaharlal Nehru, he expired in 1964. He expired in 1964 and उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आया वो ये था कि political secession, अब कौन as we all know he was the first prime minister, तो अब कौन prime minister होगा. अब क्योंकि वो सीट वेकेंट है तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू expired. उसके बाद हम जो पहला टॉपिक इसमें करने वाले हैं वो है फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री. So okay, now Nehru has expired in 1964 and so how did the secession went to Shastri is what we are going to discuss right now. So after Nehru expired, K. Khamraj, who was the president of the Congress party, उसने बाकी सारे के सारे कांग्रेस मेंबर्स से डिस्कस करके कंसल्ट करके जो एक नाम उस वक्त सामने आया था वो था लाल बहादुर शास्त्री का. सो सबसे सलाह मशवरा करके एक कंसेंसस एक यूनानिमस नेम सामने आया. यूनानिमस मतलब होता है जो विदाउट एनी डिस्प्यूट, किसी भी कांग्रेस मेंबर में कोई डिस्प्यूट नहीं था और उस वक्त सारे कांग्रेस मेंबर्स ने जो एक नेम जो सामने वो लाए वो था लाल बहादुर शास्त्री जी का. सो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी यूनानिमसली विदाउट एनी डिस्प्यूट हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए. अब जब लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए उसके बाद उन्होंने दो चैलेंजेस फेस करे अपने प्राइम मिनिस्टरशिप में. वो दो चैलेंजेस क्या चैलेंजेस थे? वो दो चैलेंजेस ये थे कि उसी वक्त इंडिया को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हो रहे थे क्योंकि उसी वक्त उन्होंने एक वॉर लड़ी थी चाइना के साथ. 1962 चाइना वॉर, इट इज़ नोन एज इंडो चाइना वॉर 1962. सो उस वक्त एक चाइना के साथ वॉर हुई थी एंड जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस थे. क्यों? क्योंकि मिलिट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है मिलिट्री. तो उस वजह से बहुत ज़्यादा पैसा जो था वो मिलिट्री में जा रहा था और उसी वजह से बहुत ज़्यादा उस वक्त मॉनसून्स नहीं हो रहे थे, उस वक्त बारिशें नहीं हो रही थी तो हर जगह सूखा पड़ गया था. अब जब हर जगह सूखा पड़ जाता है तो क्या होता है? हर जगह सूखा पड़ने के बाद फूड स्कैरसिटी, फूड शॉर्टेजेस, फूड क्राइसिस होने लग गए थे. अब जब इतना कुछ चीज़ें होने लग गई थी तो ये सब था, ये उनका पहला चैलेंज था. उसके बाद जो दूसरा चैलेंज आया वो दूसरा चैलेंज ये था कि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के साथ उसी वक्त उनकी एक वॉर हुई. उसी वक्त एक इंडो पाक वॉर हुई थी विच इज़ कॉल्ड इंडो पाक वॉर ऑफ 1965. उस वक्त एक इंडो पाक वॉर हुई थी एंड ये सब चीज़ों की वजह से उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी और ज़्यादा चैलेंजेस उनको फेस करने लगे. उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई तो जो शास्त्री जी हैं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक नारा निकाला, एक स्लोगन निकाला. वो स्लोगन क्या था? जय जवान जय किसान. जय जवान इसलिए क्योंकि वो सारे सोल्जर्स को मोटिवेट करना चाहते थे और जय किसान इसलिए क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी फार्मर्स हैं उस वक्त जो इतनी प्रॉब्लम्स में थे क्योंकि सूखा पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था, इस वजह से जय जवान और जय किसान का नारा लगाना उन्होंने शुरू करा. तो अब जब ये सारी चीज़ें सही चल रही थी उसी वक्त क्या होता है कि वो जाते हैं ताशकंद. ताशकंद क्या है? ताशकंद एक जगह थी जो उस वक्त यूएसएसआर में थी. करंटली वो है उज़्बेकिस्तान की कैपिटल. तो वो वहाँ जाते हैं और 1966 में उनकी एक बहुत ज़्यादा अब्रप्ट डेथ हो जाती है. अब्रप्ट मतलब सडन डेथ हो जाती है. सो इस वजह से इस तरह उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप 1966 में एंड हो जाती है.
अब फिर से एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि अब प्राइम मिनिस्टर की सीट फिर से वेकेंट हो गई, तो अब प्राइम मिनिस्टर की सीट पे कौन आएगा। तो उस वक्त के टाइम पे अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। शास्त्री से इंदिरा गांधी कैसे प्राइम मिनिस्टर बनी, तो वो हम देखेंगे कि क्या होता है कि उस वक्त जब फिर से प्राइम मिनिस्टर की सीट वेकेंट हो गई थी, उसी वक्त दो कैंडिडेट्स का नाम सामने आता है, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। इन दोनों के बीच में एक इंटेंस कंपटीशन होता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो उस वक्त जो सीनियर लीडर्स होते हैं, जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल और सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सोचते हैं कि हम मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे। पर वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उनको लगता है कि जो इंदिरा गांधी है, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस इतना नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो वो हमेशा अपने प्राइम मिनिस्टरशिप में जितने भी उनके सीनियर लीडर्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी हर चीज़ के लिए। इस वजह से वो सब सोचते हैं कि इंदिरा गांधी को बैक करते हैं और सपोर्ट करते हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। एक सीक्रेट बैलेट होता है उस वक्त। सीक्रेट बैलेट में इंदिरा गांधी 2/3 मात्रा से अपने आप को सपोर्ट दिलवा देती है सारे के सारे सीनियर लीडर्स का, और वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं और सीनियर लीडर्स के दिमाग में ये चल रहा है कि वो इंदिरा गांधी को सप्रेस कर सकते हैं, यानी वो इंदिरा गांधी अगर उन पर डिपेंडेंट रहेगी तो वो एक तरीके से रूल कर पाएंगे। बट हम आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। इंदिरा गांधी किसी भी तरह से अपने सीनियर लीडर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो सब बातें हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी वक्त 4th जनरल इलेक्शन आने वाला होता है 1967 में। तो जैसे ही इंदिरा गांधी बनती है प्राइम मिनिस्टर, उसको लोकसभा इलेक्शन में जाना पड़ता है अपनी पूरी पार्टी को लेके इन 1967, विच वाज द 4th जनरल इलेक्शन। और ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज़्यादा होते हैं, बट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, डिस्पाइट ऑल हर इनएक्सपीरियंस एंड डिस्पाइट ऑल हर इकोनॉमिक कलामिटीज़ दैट वर हैपनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, उन सब चीज़ों के अलावा भी, उन सब चीज़ों को छोड़ के हम देखेंगे आगे कि इंदिरा गांधी कैसे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लीडर के उसमें आगे आती है और एक पावरफुल लीडर बनने लगती है आगे जाके। तो ये सब बातें हम आगे 4th जनरल इलेक्शंस 1967 में जाके पढ़ेंगे अब।